आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेल। एक्सेल ऑन कैसे करोगे तुम लोग? पहले विंडो प्लस आर दबाओगे। क्या क्या करोगे? विंडो प्लस आर। रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड में आके लिखोगे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। ठीक है, और इंटर कर दोगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल का नाम एक्सेल क्यों है? क्योंकि आप जो कंप्यूटर सीख रहे हो, एक्सेल सीखने के बाद आप अपने लेवल को एक्सेल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसलिए एक्सेल हमें सीखनी होती है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं एक्सेल खोलेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दो, ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस हमारे सामने आया, दिस वन विल बी नोन एज एक्सेल। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेल कहेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, क्या इसको कहते हैं वो समझो। पहले इसके नेम जान लो, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लाइन दिखती है, ये वाली, सबसे ऊपर ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन जो है पूरा, इसको आप कहोगे टाइटल बार। क्या कहोगे? फिर देखो इसके नीचे यहाँ पे लेके और यहाँ तक पूरा ये। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को आप कहोगे, बार को कहोगे मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ पे सारे मेन्यू दिए हुए हैं और यहीं पे सारे ऑप्शंस हैं। इन्हीं को देख के हमको एक्सेल पे काम करना सीखना है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें सारी चीज़ें आपको दिखती हैं ऑप्शन के रूम में, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है। ठीक है, दिस वन विल बी नोन एज नेम बॉक्स। इसको हम क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो फार्मूला लिखने की जगह दिख रही है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फार्मूला लिखने की जगह है ये, है ना? तो फार्मूले को दिखाने के लिए एफएक्स यूज होता है, इसका नाम होता है फंक्शन, है ना? और यहाँ पे ये इतनी चीज़ें, माने इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इसको कहेंगे फार्मूला बार, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला से रिलेटेड काम करेंगे, इसलिए हम इसका नाम दे देंगे फार्मूला बार। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बार में पूछता है कि एफएक्स क्या है, तो एफएक्स फंक्शन है। क्या है बेटा? फिर पूछता है ये जो बटन आ रही है, इस बटन का नाम क्या है? इसका नाम है एंटर बटन। ठीक है, क्या नाम है इसका? एंटर। जो चेक वाली बटन है इसका नाम क्या? एंटर। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये क्रॉस जो बन के आ रहा है, ये कैंसिल। ठीक है, नॉर्मली आपको ग्रीन और ये वाला रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो एंटर बटन ग्रीन कलर की दिखती है और ये वाली रेड कलर की दिखती है। तो जो भी हम फार्मूला लिखेंगे वो हमारे फार्मूला बार में यहाँ पे हमको शो होता रहेगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखा जाए। अब देखो आपको दिख रहा है ये जो कॉलम्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ हेडिंग पड़ी है। ये पूरा कॉलम है मान लो, तो इसकी ये हेडिंग है ना? तो इनको हम क्या कहेंगे? ये जो ABC है ना, इसको हम कहेंगे कॉलम हेडिंग। क्या कहेंगे बेटा? कॉलम हेडिंग। कॉलम क्या होते हैं? जो हमारी ये वर्टिकल लाइन से, इनको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हर बार किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है उसका नाम है A, दूसरा कॉलम है B, ऐसे करते हुए आप जाओगे तो आखिरी कॉलम आएगा XY। पहला कॉलम A, दूसरा B, फिर ऐसे करते हुए फिर Z, Z के बाद A से फिर स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर AB चलने लगेगा, फिर ऐसे करते हुए आप चले जाओगे, आखिरी कॉलम आएगा XFD। आखिरी कॉलम का नेम क्या हो जाएगा? XFD। और कितने नंबर ऑफ कॉलम हुए? नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए? 16,384। इस बात को कहीं पे लिख लेना और बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, कई कंपटीशन एग्जाम में, CCC में, O लेवल में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता रहता है। तो कितने कॉलम होते हैं? 16,384। ओके, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ बेटा, दे दूंगा आपको, क्यों परेशान हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी तरह जैसे ये कॉलम आ रहे हैं, ऐसे ये जो दिख रही हैं 1 2 3 4, है ना, इनको हम क्या कहेंगे? रो। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रो जो होती हैं वो कैसे दिखती हैं, तो वो नंबर फॉर्म में दिखती हैं। 1 2 3 4 रो हेडिंग किस फॉर्म में दिखती हैं? नंबर फॉर्म में। ठीक है, और कॉलम हेडिंग किस फॉर्म में दिख रही है? देखो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। ठीक है,
तो रो टोटल कितनी होती हैं? 10,48,576। कितनी रो होती हैं? 10,48,576 रो किसे कहेंगे? जो ये हॉरिजेंटल लाइन्स हमको दिख रही हैं उनको हम रो कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो जो खड़े खड़े दिख रहे हैं वो कॉलम हो गए, जो लेटे लेटे दिख रहे हैं वो तुम्हारी रो हो गई। रो की वैल्यू बताओ। 10,48,000, पहली रो 1, दूसरी रो 2, फिर 3, है ना? क्लियर हो गई इतनी बात? कोई डाउट? आगे देखो, अब हम तुमसे कहें जैसे मान लो ये सी है ना, ये सी वाला है और ये 11 वाला है ना? तो इस जगह पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे किया? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को तुम कहोगे सेल। क्या कहोगे बेटा? सेल। और इस सेल का नाम क्या होगा? तो इस सेल का नाम हो जाएगा, जो पहले कॉलम का नाम बोलो सी और फिर रो का नाम बोलो 11, तो इस सेल का नाम हो गया C11। ठीक है, तो अब पेपर में जैसे तुमसे पूछ दे कि X7 क्या है, तो X आपका कॉलम है, 7 आपकी रो है, और दोनों को मिला के बोलेंगे तो हमारी सेल है। ठीक है, तो सेल में पहले क्या लिखते हैं? कॉलम, दूसरा क्या लिखते हैं? रो। ठीक, तो सेल क्या हो गई? कॉलम इंटू रो। बात क्लियर? आगे बातों को बढ़ाएं। अब पूछ लेता है ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ग्रे कलर की, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइनों को बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिड लाइंस। ये सब क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं, वही मैं आपको एक तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ओके हुआ भाई? तो अब इतना पोर्शन मैंने जान लिया, इसके बारे में सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, देखो तो सीट लिखा है, सीट। तो सीट का मतलब हो गया कि एक्सेल का एक पेज, एक्सेल का एक पेज, उसे हम क्या कह रहे हैं? सीट। ठीक है, तो सीट का नाम क्या लिख के आ रहा है? सीट 1। तो ऐसे पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट सीट का नाम क्या होता है? तो सीट 1, एक सीट का नाम क्या होता है? सीट 1। अगर हम यहाँ प्लस बटन पे क्लिक कर देंगे तो एक नई सीट खुल जाएगी, है ना? उस नई सीट का नाम क्या होगा? सीट 2। ठीक है, अगर आपको सीट का नाम बदलना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम बदल भी सकते हो, या इस पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन में जाके भी इसका नाम बदल सकते हो, है ना? तो हम इसमें कितनी सीट बना सकते हैं? तो आप बहुत सारी सीट, अनलिमिटेड सीट बना सकते हो। ठीक है, प्लस बटन दबाते जाओ, या इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11, ये दबाते जाओ तो आपकी नई सीट बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो सीट, तो एक सीट में कितने रो हैं वो हमने पहले ही बताया, एक सीट में कितने कॉलम है वो भी बताया आपको। ठीक है, ऐसे कितनी सीट बन जाएंगी? तो ऐसी बहुत सारी सीट बन जाएंगी, और सारी सीट में जो हम डेटा रखेंगे रो और कॉलम के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल में डेटा किस फॉर्म में रखा जाता है? टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा को रखते हैं। ठीक है, कितना डेटा रख सकते हो? तो भाई 10,48,576 तो रो है तुम्हारे पास, उससे ज़्यादा उतना डेटा तो एक सीट में रख सकते हो। ठीक है, ऐसे दूसरी सीट भी बना सकते हो। तो आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड डेटा रख सकते हैं। हाँ, तो मतलब थ्योरेटिकली तो अनलिमिटेड रख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जैसे आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आपने 10 लाख लाइनों में डेटा डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, तब ये जवाब देने लगता है। तो इसके फिर थोड़े बड़े वाले सॉफ्टवेयर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिन्हें कहते हैं डेटाबेस, कि उनको क्या कहते हैं? डेटाबेस। उनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। छोटे रूप में अगर हम डेटाबेस से मतलब बहुत ऐसा टेबल की फॉर्म में हमको काम करना है तो हम एक्सेल में कर लेते हैं। तो एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन डेटाबेस से छोटा है। ठीक है, लेकिन हमारे यूज में आने वाला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक्सेल। ठीक है, तो अभी तक जितना बताया वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे सीट का नाम सीट है, तो ऐसी कई सारी सीटों का कलेक्शन कहलाता है बुक। क्या कहलाता है? बुक। तो एक्सेल की जो फाइल ओपन करते हैं उसका नाम हो जाता है बुक 1। एक्सेल की फाइल का क्या नाम हो गया? बुक 1। तो बुक 1 क्या है? नाम से क्लियर हो रहा, बुक। बुक माने कलेक्शन ऑफ सीट। नहीं समझे? बुक माने क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ सीट। ठीक है, तो एक्सेल की जो बुक है उसको हम कहते हैं वर्क बुक। एक्सेल की बुक नाम हो गया वर्क बुक। एक्सेल की जो सीट है उसका नाम हो गया वर्क सीट। एक्सेल की जो सीट है उसका नाम क्या हो गया बेटा? वर्क सीट। जो ये वर्क सीट है इसका एक्सटेंशन पूछता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा होगा। ठीक है, एक्सेल, एक्सेल माने एक्सेल, एस माने सीट, और एक्स का क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखो
MS ऑफिस के 2007 एडिशन के बाद, 7 और 7 के एडिशन के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसमें एक्सटेंशन में X लगा दिया जाता है। जैसे MS वर्ड में DOC एक्सटेंशन है, उसमें X लगा देते हैं। एक्सेल में XLS एडिशन, उसमें X लगा देते हैं। पावर पॉइंट में PPT एक्सटेंशन है, उसमें X लगा देते हैं। तो ये आपके एक्सटेंशंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहें वर्कबुक का एक्सटेंशन बताइए, तो इसका हो जाएगा एक्सेल माने एक्सेल डब्लू, ठीक है। एक्सेल डब्लू माने एक्सेल वर्कबुक, और सीट डॉट एक्सेल एस। अगर आपसे कुछ नहीं कहता है वर्कबुक वर्कशीट, कहता है एक्सेल का एक्सटेंशन बताइए, तो आप ये वाले को टिक करेंगे डॉट एक्सेल एस, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ या ना? अब देखो आगे बातों को और बढ़ाते हैं। ये नीचे जो हमको ये पूरी स्ट्रिप दिख रही है ना, जहाँ पे हमें ये सीट दिख रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है, ये पूरा हिस्सा कहलाता है आपका स्टेटस बार। क्या कहलाता है बेटा? स्टेटस बार। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस और प्लस लिखा होता है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जूम स्लाइडर। तो यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि मैक्सिमम एक्सेल को कितना जूम कर सकते हो? तो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम लोग 400%। ये प्लस बटन दबाते जाइए या कंट्रोल दबा के माउस का स्क्रोलर ऊपर की तरफ घुमाते जाइए, तो ये मैक्सिमम जूम कितना जाएगा? 400%। और मिनिमम जूम कितना रहेगा? 10%। मिनिमम जूम कितना रहेगा? 10%। अब 10% कर लोगे तो दिखाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। लेकिन मिनिमम कितना हो जाएगा? 10%। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 400%। तो एक्सेल में सारे नाम क्लियर आप लोगों को, ठीक है ना? एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं हम। ये जो हमने सबसे ऊपर बताया था इसका नाम क्या था? टाइटल बार। क्या नाम था? टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में ये जो पूरा बताया था इसका नाम क्या था? मेन्यू बार। पूरे का नाम मेन्यू बार। उसके बाद ये पूरा जो बताया था इसका नाम क्या था? रिबन, ठीक है। अब रिबन पे थोड़ी चर्चा और करी जाए। तो जो रिबन है, रिबन के अंदर हम देख रहे हैं एक क्लिपबोर्ड आ रहा है, एक हम देख रहे हैं फॉन्ट आ रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं ये अलाइनमेंट आ रहा है ना, फिर हमको ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम कह सकते हैं जैसे नंबर ग्रुप, नंबर ग्रुप या नंबर टूल बार, नंबर ग्रुप या नंबर टूल बार। बात समझ में आई बेटा? इसके अलावा देखो यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप या टूल बार, फॉन्ट ग्रुप या टूल बार, ठीक है। एक आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे एरो के निशान लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? इसको हम क्या कहते हैं? देखो, तो जो जो मेन ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को स्क्रीन पे सामने दिखा दिया जाता है, और लेकिन जो सारे ऑप्शन है इस टूल बार से रिलेटेड उनको लॉन्चर बटन में रखा गया है। जैसे हम लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसको हम कहेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और उसमें फॉन्ट के सारे ऑप्शन अवेलेबल जो हैं वो दिखाई देंगे। तो मेन आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं, और लॉन्चर बटन दबाने पे पूरे ओपन होके आ जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे क्या? ये एरो हैं, इन एरो का नाम हो गया लॉन्चर, है ना। अब ये फॉन्ट में लगा है तो फॉन्ट का लॉन्चर, अलाइनमेंट में लगा है तो अलाइनमेंट का लॉन्चर, नंबर में लगा है तो नंबर का लॉन्चर। क्लियर हो गई? लॉन्चर का मतलब पूरी स्क्रीन आपकी खुल के आ जाएगी। तो जो पॉपअप खुल के आएगा उसे हम कहेंगे डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, नंबर डायलॉग बॉक्स, इस तरह से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो, जो टैब अभी आपके सामने ओपन है उसका नाम है होम। उसका नाम क्या है? होम। तो होम के टूल बार हो गए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग। ये यहाँ तक आपको हर वर्जन में मिल जाएगा, आप एक्सेल का कोई भी वर्जन चलाइए, ठीक है। इसके बाद के जो ये होते हैं ना, तो ये आपको एक्सेल 2016 के बाद वाले वर्जन में मिलेंगे। यहाँ पे आपको एआई टूल्स ये दिए गए हैं, आप डायरेक्ट एआई टूल्स का प्रयोग कर लें, इसलिए ये दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है। इसको क्या नाम बोला था मैंने? इस पूरे को फार्मूला बार। इसको क्या नाम बोला था? नेम बॉक्स, है ना। ये ABCD क्या थी? कॉलम की हेडिंग। नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 16,000। नंबर ऑफ रो कितनी थी? 48,576, ठीक है। कॉलम पहला कौन सा था? A, फिर B, आखिरी XFD, ठीक है।
अगर मुझसे कहता है कि आखिरी कॉलम पे कैसे जाएं, आखिरी कॉलम पे जाने का शॉर्टकट, तो देखो कॉलम राइट साइड में पढ़ेंगे, हाँ या ना, आगे की तरफ तो जाओगे, तो आखिरी कॉलम पे कैसे बोलो, कॉलम मतलब ये कंट्रोल बटन दबा दो, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबा दो, क्योंकि हमें राइट में जाना था, तो कंट्रोल राइट एरो दबाते तुम आखिरी कॉलम पे पहुंच जाओगे, उसका नाम होगा XFD। बात क्लियर? ठीक है। अब जैसे आखिरी रो पे आना है मुझे, ठीक है, जो आखिरी रो पे कैसे आओगे, तो रो नीचे की तरफ है ना बेटा, हाँ या ना, तो आखिरी रो पे जाने के लिए आप दबा देंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, तो आखिरी रो पे आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल डाउन एरो दबा दूं, कंट्रोल दबा के पहले राइट एरो फिर डाउन एरो, तो आप आखिरी सेल पे पहुंच जाओगे, हाँ या ना। तो आखिरी सेल का नाम बहुत बार पूछा गया है कि आखिरी सेल का नाम क्या होता है, तो आखिरी सेल का नाम कैसे बताओगे, अभी हमने बताया कॉलम इनटू रो लिखा जाता है, तो कैसे बताओगे, आखिरी कॉलम कौन सा था, XFD, और आखिरी रो कौन सी थी, 10,48,576, तो आखिरी सेल का नाम क्या हो गया, XFD 10,48,576, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कॉलम और रो की वैल्यू याद करके रखिए। अब कहे फर्स्ट सेल बताओ, पहली सेल का नाम बताओ, तो पहली सेल तो मैं सबसे पहले मिलेगी, तो पहली सेल का शॉर्टकट, पहली सेल का नाम हो जाएगा ए माने कॉलम, 1 माने रो, A1 आपकी पहली सेल हो गई। अब पहली सेल पे आने का शॉर्टकट पूछता है कि पहली, हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं, इस सेल पे हैं मान लो हम, और हमको A1 पे जाना है, तो आपको कंट्रोल दबा के होम दबाना है, क्या दबाना है, कंट्रोल दबा के होम। तो जैसे कंट्रोल होम शॉर्टकट आप दबाएंगे, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, A1 पे। ठीक है, आखिरी सेल पे जाना है तो कंट्रोल एंड दबा देंगे, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आखिरी सेल पे जाने का भी मैं बताया था, कंट्रोल दबा के राइट एरो फिर डाउन एरो, तो आखिरी रो आखिरी कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे। कंट्रोल होम है, कंट्रोल एंड नहीं है, तो पेपर में वो क्वेश्चन बना देता है उसको। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम पहली सेल के लिए है। क्लियर हुआ? फिर से बोलो, रो कितनी, 10,48,576, कॉलम कितने हैं, 16,384, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जितना हमारी स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है उतना आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यू दिए गए हैं, तो ये वाला जो व्यू है इसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। किस व्यू में हम काम करते हैं, नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं, नॉर्मल व्यू में ही हम काम करते हैं, नॉर्मल व्यू। ठीक है, फिर एक पेज लेआउट व्यू है और एक पेज ब्रेक व्यू है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम नॉर्मल व्यू की बात कर रहे हैं। इन लाइनों को क्या बोला था मैंने, ग्रिड लाइन। ठीक है, ये लाइनें जो दिख रही हैं इनको क्या बोला था, ग्रिड लाइन। जिस सेल पे हम कर्जर रख देंगे वो हमारी एक्टिव सेल हो जाएगी, मतलब उसका नाम यहाँ पे हमको दिखाई दें। जैसे यहाँ D1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो कर्जर होगा वो D1 पे है, इसलिए D1 यहाँ पे फार्मूला बार में नाम लिख के आ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला बार में आपको बाय नेम बॉक्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा आप किस सेल पे आपका कर्जर है, तो उस सेल को आप कहोगे एक्टिव सेल। जैसे D1 मेरी कौन सी सेल है, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब मैंने वहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे बढ़ा जाए, तो आगे अब मुझे आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क समझाना है, तो वो मैं एक तरफ से समझाना शुरू करता हूँ, आप अपना बताते रहना। ठीक है, ओके, चलो। तो अब सामने स्क्रीन पे हमको देखेंगे, यहाँ पे देखो अभी हमने F4 पे कर्जर रखा है, तो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, F4। क्लियर हो गई आपको बात, हाँ या ना? आगे देखिए, अब इस पे आपको प्रैक्टिकल काम करना समझना है। तो एक्सेल में पूरा काम जो है वो फार्मूलों से रिलेटेड है, तो हम आपको काम थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, आप देखिए और समझिए। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये नाम मुझे मान लो 10 टाइम लिखना है ना, तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ पे जैसे ही आप लास्ट में आओगे, बात समझे, जब माउस का सेल का ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, तब आपको इसको लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है
और नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करना है। ठीक है, तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो वो चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात। ऐसे अगर मैं कोई नंबर लिख दूं, जैसे मैंने ये नंबर लिखा 1, इसको राइट में इसको पकड़ा मैंने, होल्ड किया, होल्ड करके इसको नीचे की तरफ लेके आया, तो देखो अभी इसके नंबर जो हैं वो भी रिपीट हो गए। ये समझ में आया कि नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि 1 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ। 1 और 2, एक सेल में 1 लिख दिया, एक सेल में 2 लिख दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो। जब मैं कहूँ सिलेक्ट करो तो हमेशा सेल के बीच से आप इसको सिलेक्ट करोगे, और जब मैं कहूँ ड्रैग करो तब अब आपको सेल के बिल्कुल राइट छोर से ड्रैग करना है। तो अभी हमने कहा सेलेक्ट करो, तो 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट हो गया। अब इसे ड्रैग करो। ड्रैग कैसे करोगे, ये इसको पकड़ो और ऐसे नीचे की तरफ आते चले जाओ, तो ये ड्रैग होने लगा। तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंस अपडेट हो गया है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो जैसे जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं तो डिफरेंस अपडेट हो रहा है और हमारा काम बन गया, काउंटिंग लिख गई। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए जैसे टेबल लिखो, जैसे मैंने 5 की टेबल, तो 5 एंड 10, 5 एंड 10 लिखा मैंने, और 5 और 10 को सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके नीचे की तरफ चलने लगो ऐसे। ठीक है, देखो 5 की टेबल लिख गई। ठीक है, चलो 19 की टेबल बोलो, आती है। ठीक है, मान लो मुझे तो नहीं आती। 1938 तो मैं सेलेक्ट करूंगा, उठा के से खींच दूंगा, तो ये अपने डिफरेंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो 19 और 38 के बीच में 19 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रिपीट करता चला आएगा, तो हमको लगेगा हमारी टेबल लिख गई। आ गई बात समझ में, हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। अब सपोज करो कि अभी ये टेक्स्ट था, है ना, ये टेक्स्ट था और ये नंबर थे, तो नंबर में डिफरेंस रिपीट हो गया, टेक्स्ट में टेक्स्ट रिपीट हो गया। ठीक है, अब मान लो हम कोई चीज़ ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वेब 1, एक साथ लिख दिया, माने टेक्स्ट आ गया और नंबर आ गया, और टेक्स्ट और नंबर को हम एक साथ ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो टेक्स्ट तो सेम रहेगा लेकिन नंबर अपडेट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर मेरे मन में आ जाए कि मैं पहले नंबर कर दूं बाद में टेक्स्ट कर दूं, तो अब अगर मैं इसको रिपीट करूंगा तो कोई अपडेशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर और टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। नंबर और टेक्स्ट अगर पहले नंबर है फिर टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट की तरह ही कंसीडर होता है। समझ गए। और पहले क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक है, मान लो पहले अल्फ़ाबेट है फिर नंबर है, तो वो रिपीट हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। कुछ और सीखो। जैसे मुझे मान लो स्क्वायर करना है, किसी चीज़ को स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, है ना, ऐसे करके हमने पूरा 10 तक लिख दिया। ये इसमें किसी को डाउट। ठीक, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसका स्क्वायर करना। क्या चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला बताया गया है। जब भी हम कहें फार्मूला तो हमेशा वो इक्वल से शुरू होगा, ये सिंटेक्स होता है। एक्सेल का फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, इक्वल से। क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, कौन सा सिंबल यूज होता है फार्मूला स्टार्ट करने के लिए, इक्वल। ठीक है, इक्वल लगा के अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, पावर। पावर लिख के हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, तो पावर हमारे फार्मूले का नाम हो गया। यहाँ देखो नीचे हिंट भी आ रही है कि पहले नंबर डालिए, तो नंबर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइप नहीं करना, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेल हमारी सेलेक्ट हो गई E13। E13 का हमें करना है स्क्वायर, तो हम पावर में लिख देंगे कॉमा लगा के 2। समझ गए। तो 1 मतलब जो हमारी E13 पोजीशन है, E13 माने हो गई सेल ये वाली, इस सेल में जो लिखा है उसका 2 कर दो, माने स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ 3 लिख देते तो वो क्यूब कर देता, तो अभी हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो जैसे ड्रैग किया तो यहाँ पे देखो फार्मूला देखो यहाँ पे आता है, पहले मैंने E13 के लिए लगाया था, अब ऑटोमेटिक E14 हो गया। तो एक्सेल इतना समझदार होता है कि आप जैसे सेल को ड्रैग करेंगे तो वो उसके फार्मूले के हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर लेगा। तो आपको बस फार्मूला लगाने पे मेहनत करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना था, मैं लिखूंगा इक्वल टू पावर, ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगा के सेल की वैल्यू लूंगा, मैंने E13 सेल की पोजीशन लूंगा। सेल की पोजीशन लेने से वो अपना वैल्यू खुद ही सेलेक्ट कर लेगा और मुझे इसका स्क्वायर करना है, इंटर कर दूंगा। अब जस्ट मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो जितने भी नंबर मेरी लेफ्ट साइड में लिखे थे उन सब का स्क्वायर होके आ गया है। आ गई ना बस समझ में।
सपोज करो मुझे क्यूब करना है, तो आप लोग बताएंगे फार्मूला इक्वल टू पावर, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सेल में क्या ले लेंगे, पहले नंबर में क्या लेंगे, यही, ठीक है, कॉमा, अब क्या ले लेंगे, 3, वेरी गुड, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब आप देखेंगे कि आपने क्यूब भी निकाल लिया है। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, नंबर्स हो गए, ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे ये भी आ गया समझ में, नंबर का क्यूब कैसे करेंगे ये भी आ गया समझ में, यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक है। तो सब लोग हमको लैब में बैठ के इतना करके दिखाएंगे, ठीक है, ओके ना, अपने अपने डेस्कटॉप पे, पीसी पे दिखाएंगे, मतलब ये अपने दिमाग में रखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है आगे, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब मैं ये सब हटा रहा हूँ, तो हटाने के लिए कंट्रोल ए माने सेलेक्ट ऑल, ठीक है, जैसे ये पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे सेल से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ ऊपर एक कॉलम पे ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब मैं एक सिंपल सा आपको एक प्रोजेक्ट बना के चीज़ों को समझाऊंगा, इसे समझा जाए, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप अपने आप को मान लीजिए कि आप किसी क्लास के क्लास टीचर हैं, ठीक है, आपके अंडर में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको उनका डेटा अपनी एक्सेल शीट पे मैनेज करना है। हो सकता है 10 कैंडिडेट हैं, हो सकता है 1000 कैंडिडेट हैं, हो सकता है 1,00,000 कैंडिडेट हैं, फार्मूले यही रहेंगे, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। कैसे हम लोग करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम एक हेडिंग दे रहे हैं नेम, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। फिर अपने सब्जेक्ट लेने के लिए जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हमने 5 सब्जेक्ट ले लिए। यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देंगे, ठीक है, अपने अपने नाम बताओ बेटा लोग। अरे नाम खत्म हो गया क्या, नाम नहीं है तुम लोग के? प्राची, और हाँ, दीक्षा, अविरल, सचिन, हर्षित, अतुल, और पीयूष, ठीक है। इतने बच्चों के मैंने नाम ले लिए। अब सबसे पहले मेरे पास काम है कि इन सबको सॉर्टिंग करना, मैं ए टू जेड ऑर्डर में लग जाएं। तो मैंने नाम को सिलेक्ट किया और मैं इनको सॉर्ट कर दूंगा ए टू जेड। तो यहाँ पे देखो आपको होम टैब में यहाँ पे एडिटिंग नाम का ऑप्शन दिया गया है। एडिटिंग टूल बार में यहाँ पे ए टू जेड नाम का सॉर्ट दिया गया है। तो ए टू जेड करने का मतलब ए टू जेड ऑर्डर में वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको ये सिलेक्शन को आगे तक ले जाना है, माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर कुछ लिखा है उसे भी सॉर्ट कर दूं, या सिर्फ जो आपने करंट अभी सेलेक्ट किया है उसको सॉर्ट कर दूं। तो मुझे सिर्फ ये जो नेम है उनको सॉर्ट करना है। अब मान लो यहाँ पे नंबर भी लिखे होते, उन सबको भी एक साथ सॉर्ट करना होता तो हम इस पर टिक करते। अभी हम इस पर टिक करेंगे क्योंकि जो हमने सेलेक्ट किया है बस उससे सॉर्ट करना है। तो जैसे मैंने सॉर्ट किया तो यहाँ ए टू जेड ऑर्डर में आप लोग के नाम सेट हो गए। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है तो मैं कुछ ऐसे ही नंबर डाल लूँगा। तो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे मान लीजिए कि 100 के नीचे ही आपको एंट्री करनी है सारी, ठीक है। जैसे अतुल के फिजिक्स में मान लो 52 नंबर है, ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है। अब्रल के हो सकता है 0000 आए, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। दीक्षा के बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे आ गए लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गई, ठीक है। हर्षित जो है हर सब्जेक्ट में पास है, नंबर भले ही अच्छे नहीं है, ठीक है। सारी वैल्यू जो हम इंटर कर रहे हैं उन 100 के नीचे फिलहाल अभी हम इंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कहा टोटल, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, जो ये नंबर लिए गए हैं इनका टोटल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, बात समझ में आई, और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमने जैसे सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, भाई ये सबको जोड़ना है ना, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो कि आपके अतुल के नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है। पहली पोजीशन B2, फिर C2, फिर D2, E2, F2, इनको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आपने पाया यहाँ पे अपने आप ही लिख के आ गया है कि B2, तो माने B2 सेल से स्टार्ट हुआ, B2
टू रो बी कॉलम, बी टू सेल माने अतुल के फिजिक्स वाली वैल्यू से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहाँ तक गया, F2 तक, और बीच में क्या आया, कॉलन। तो इसका कॉलन है तो इसका मतलब हुआ B2 से लेके F2 तक सम कर दो। क्या मतलब हुआ, B2 से लेके F2 तक सम कर दो। अगर मान लो या कॉलन की जगह मैं कॉमा लगा दूं तो अब क्या हो गया, अब दो ही वैल्यू का सम करेगा, एक B2 का और एक F2 का। तो ये सही हुआ कि गलत हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, कॉलन, ठीक है। तो सेमी कॉलन नहीं बेटा, कॉलन, ठीक है, शिफ्ट दबा के लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसे समझ लो, अगर आपको पूरी वैल्यू कॉन्टिन्यूस वैल्यू एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आप सीधे ड्रैग कर सकते हो, और मान लो आपको अलग अलग वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो वैल्यू पे, तो वो कॉमा लग लग के सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ इंटर किया तो इनके अतुल के जो भी नंबर थे वो टोटल होके यहाँ पे आ गया है। अब फार्मूला लगाने का फ़ायदा क्या है, सपोज करो इस वैल्यू को मैंने अपडेट किया, मान लो ये जो इंग्लिश के इनके नंबर थे वो 99 कर दिए, तो टोटल पे ध्यान देना, टोटल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, नहीं समझे। यहाँ पे इनके 45 जो थे वो 40 हो गए, तो वहाँ पे टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला लगाने का यही फ़ायदा है कि डेटा में अगर एक बार चेंज किया जाए तो जहाँ पे उसका रिजल्ट आ रहा है वो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, मुझे बार बार उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अविरल बताएंगे यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएं कि इनके नंबर जुड़ जाएं। इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट सेलेक्ट करें, हाँ, उसके बाद सारी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, तो इनके टोटल 0 ही आया क्योंकि नंबर नहीं थे। अब सपोज करो इनके नंबर में चेंज करता हूँ, तो जैसे मैंने इनके नंबर चेंज किए ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई। फार्मूला लगाने का फ़ायदा समझ में आया। तो अब आपको हर चीज़ के लिए बार बार फार्मूला भी नहीं लगाना है, ठीक है, बस आपने एक बार लगा दिया, फिर उसके बाद आप इस पोजीशन को ड्रैग कर लीजिए, इसको पकड़िए और ऐसे ड्रैग कर लीजिए, सारी वैल्यू खुद ही आ जाती हैं, है ना। इतना आसान है एक्सेल, एक्सेल से आसान कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना। और एक्सेल सीख के ही आपकी अच्छी जॉब भी लग जाती है, ठीक है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है एक्सेल, ओके। तो सपोज अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो ये टोटल तुमने निकाला है इन बच्चों का परसेंटेज भी निकाल दो, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं एक फार्मूले का प्रयोग करूँगा जिसे कहेंगे एवरेज। क्या कहेंगे, तो परसेंटेज और एवरेज लगभग एक ही बात हो जाती है क्योंकि हम लोग 100 से लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद आप लिखेंगे एवरेज। क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज। तो जैसे आप फार्मूला टाइप करते हैं उसकी हिंट भी आ जाती है, तो इस हिंट पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट ही होके आ जाता है, ठीक है। अब आपको कितने का परसेंटेज निकालना है, तो B2 से लेके F2 तक इतने का तो निकालना है, टोटल नहीं ले लेना, ठीक है, नंबर ही तो लोगे। तो नंबर हमने सेलेक्ट करके इंटर कर दिया, तो इनके परसेंटेज आ गए 60.6। एक के आगे पकड़ के ड्रैग कर दो, सबके आगे, नहीं समझे। जब कह रहा हूँ ड्रैग करो तो ये लास्ट में ये पकड़ना, ये जब माउस ब्लैक कलर का हो रहा है मेरा, ठीक है, और जब कहूँ सेलेक्ट करो तो 20 से पकड़ के खींचो, ठीक है, जब कहूँ ड्रैग करो तो राइट से पकड़ के खींचो, ठीक है, बात समझे। अब मैं चाहता हूँ जो ये वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में दिखाई दें। क्या चाहता हूँ, पॉइंट के बाद, तो इन वैल्यू को सबको सेलेक्ट कर लो, एक साथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो भगवान ने 2 बटनें लगाई हैं, ये दिख रही हैं आपको। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू बढ़ा भी सकते हो और यहाँ से आपको पॉइंट की वैल्यू घटा भी सकते हो। क्लियर है ना। तो अभी अब हमारे जो परसेंटेज है पॉइंट के बाद 2 नंबरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अभी तक आपके मन में आ चुका होगा कि सर अगर किसी ने यहाँ पे 102 डाल दिया तो मान लीजिए 100 से बड़ी वैल्यू डाल दी, नहीं समझे, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो किसी ने यहाँ पे -2 डाल दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई रेंज में बांध दें, इस पूरे डेटा को एक रेंज में बांध दें कि आप अपने मन की कर ही नहीं सकते हो, जो हमने सिस्टम बनाया है उसी सिस्टम में चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये काम कैसे करोगे, तो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा कलर, ब्लू में कर दूँ, ठीक है। ये हमारे सारे नंबर्स हैं, ये तो फार्मूले लगे हैं, अभी इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, इन नंबर्स में कोई भी एंट्री 0 से नीचे ना हो पाए और 100 से ऊपर ना हो पाए,
ठीक है। अब इस काम को कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। अब इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लो, जितने में आपको वैलिडेशन लगाना है उतने को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे एक टैब आपको डेटा नाम से दिया जाता है, ठीक है। तो डेटा टैब का यूज हम कई बार करेंगे, तो डेटा में आ गए। अब इस डेटा पे हमें लगाना है वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन टैब आपका यहाँ पे दिख रहा है, आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया आपने क्लिक, है ना। और जैसे ही क्लिक किया आपको सेटिंग में यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। ओके, तो हमने कहा हमको ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इनको होल नंबर कहा गया है कि हमको जो होल नंबर लेने हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसकी रेंज, डेटा की रेंज क्या लेनी है। तो हमने कहा डेटा बिटवीन, अभी हमें बिटवीन लेना है क्योंकि 0 से 100 के बीच का लेना है, तो बिटवीन। अगर मुझसे कहा जाता नहीं खाली 100 से बड़े लो, तो मैं यहाँ से ग्रेटर ले लेता, है ना, ग्रेटर देन। मुझसे कहा जाता 100 से छोटे ही नंबर लो, तो लेस देन ले लेता। लेकिन अभी मुझे रेंज दी गई है कि 0 और 100 के बीच के नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बिटवीन। अब यहाँ पे देखो तुमसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे कह रहा है मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू अपनी अपने क्या सेट करी थी, 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट करी है, 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100, ठीक है। तो हमने अलाउ क्या रेंज करी है, होल नंबर आप डाल सकते हैं और 0 से 100 के बीच में डाल सकते हैं। अगर मान लो फिर भी आदमी गलत डाल दे तो उसके लिए यहाँ पे एरर लगा दो। क्या लगा दो, एरर। और एरर में 3 तरह की एरर होती हैं बेटा, ठीक है। पेपर में पूछता है एरर कितने तरह की है, 3। इन्फॉर्मेशन, हम खाली सूचना देंगे लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। वार्निंग, हम आप वार्निंग देंगे लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ऐसे मान लो समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होगा कि गार्ड को जग के ड्यूटी करनी है, सोना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। वार्निंग का मतलब क्या हो गया, गार्ड सोते मिल गया, एक बार सोते मिल गए दोबारा नहीं मिल जाना, ठीक है। स्टॉप का मतलब क्या हुआ, गार्ड दोबारा सोते मिल गया, तो अब उसे वार्निंग थोड़ी ना दी जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। नहीं समझे, तो यही है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। वार्निंग में वार्निंग दी जाएगी लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। स्टॉप में वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगी, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टॉप। तो हमने यहाँ पे लगाया स्टॉप। और यहाँ पे हम लिखेंगे भी, ठीक है, कि आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी देंगे, काइंडली यूज वैलिड रेंज, ठीक है, बिटवीन 0 to 100। तो हमने उसको बोला इसी रेंज के बीच का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ओके कर दिए, तो अब ये कुछ बदला नहीं है, अभी सब डेटा देखो ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पे 102 डालूंगा तो वो वार्निंग जो मैंने वहाँ दी थी, वो जो स्टॉप लगाया था वो आ जाएगा। रॉन्ग एंट्री हेडिंग डाली थी तो रॉन्ग एंट्री, आपने रॉन्ग एंट्री करी है। काइंडली यूज वैलिड रेंज बिटवीन 0 to 100, उसने स्टॉप कर दिया। अगर हम इसी को इन्फॉर्मेशन लेते तो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती, ठीक है, लेकिन अब वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। अब आप रिट्राई करिए, अब -2 डाल के देख लीजिए, -2 डाला अब भी नहीं लेगा, ठीक है। अब आप बाध्य हो गए, आपने आपके सिस्टम बना दिया कि भैया ऐसा है कि 0 से 100 के बीच में डालो, लेकिन यहाँ कहीं लिख के नहीं आ रहा है 0 से 100 के बीच में डालो, तो आदमी को पता कैसे चले। तो उसको भी आप वहीं पे सेट कर सकते हो। या इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं। पहले हमने सेटिंग लगाना सीख लिया, हमने एरर लगाना सीख लिया। अब यहाँ पे एक इनपुट मैसेज लगाना भी सीख लो। यहाँ पे इनपुट मैसेज दे देंगे, ठीक है, हेडिंग नंबर्स प्लीज एंटर बिटवीन 0 to 100, ओके, ठीक है। अब आपने पूरे डेटा पे एक अपना पूरा सॉफ्टवेयर एक तरह से पूरी चीज़ें सेट कर दी। अब मैं कहीं भी जाऊंगा, ये सेल पे आया मैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैसेज आएगा कि नंबर्स लेने हैं बिटवीन, प्लीज इंटर बिटवीन 0 to 100। अब यूजर ने इसके बीच का नंबर डाला तो ठीक है, अगर बीच का नंबर नहीं डाला, इसके बाहर का नंबर डाल दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं समझे,
तो अब मेरा पूरी तरह से सिस्टम बन गया है। अब जहाँ भी जाओगे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन पढ़ के सही काम करिए, गलत करेंगे तो हम आपकी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अभी आपने क्या सीखा, होल नंबर डेटा वैलिडेशन, ठीक है, होल नंबर डेटा पे वैलिडेशन लगाना, डेटा पे वैलिडेशन लगाना। जैसे मोबाइल नंबर होता है कि 10 डिजिट से बड़ा नहीं डाल पाएंगे, है ना, तो वो भी क्या है, डेटा का वैलिडेट। तो आपने क्या सीखा, एक्सेल में आप डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, डेटा टैब में जाके, वैलिडेशन टैब में जाके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने टोटल निकाल लिया, हमने परसेंटेज निकाल लिया। यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको, कोई डाउट कोई हो थोड़ा बहुत बताओ, आया? कोई अगर फार्मूला भूल जाओ तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो उस पर, है ना, ऊपर उसका फार्मूला बार में फार्मूला लिख के आ जाता है। नहीं समझे बात को, ठीक है। या आपको सारे फार्मूले देखने हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कंट्रोल दबा के टिल्ट बटन दबानी है, 1 के लेफ्ट वाली, कंट्रोल दबा के टिल्ट, इसको आप दबाइए, ठीक है, तो फार्मूले लिख के आ जाते हैं, ठीक है, 1 के लेफ्ट में बटन जो होती है इसको, ठीक है। वापस कंट्रोल टिल्ट दबाएंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे आप फार्मूले सारे शो भी करा सकते हो, यहाँ से आपको सारे फार्मूले शो हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई डाउट किसी को? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम लोग इफ़ फार्मूला कहते हैं। इफ़ का मतलब होता है बेटा कंडीशन लगाना, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला, अब मान लो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं रिजल्ट, कि रिजल्ट मतलब पास है कि फेल है। उसका आधार हम ये बना रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के 50 से कम नंबर है तो वो फेल है, 50 या उसके ऊपर है तो वो पास है। लॉजिक क्लियर? हमने क्या आधार बनाया, 50 से कम नंबर है। तो हमें ये नहीं सिखा रहे हैं आपको 50 मार्कशीट बनाना, हम आपको फार्मूले लगाना सिखा रहे हैं। तो इफ फार्मूला हमारा अभी कहाँ लगने जा रहा है कि परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज पे, कि परसेंटेज की वैल्यू अगर 50 से कम है तो रिजल्ट में क्या आ जाए, फेल, नहीं तो क्या आ जाए, पास। इस फार्मूले को आप लगाएंगे कैसे, पहले मैं स्क्रीन पे आपको समझा देता हूँ, फिर आपको लगा के दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन आ जाती है वहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसका नाम होता है इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि, बेसिक भाषा में, अपनी देसी भाषा में इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे इफ़ लिखने के बाद आपको 3 पैरामीटर इंटर करने पड़ते हैं। इस फार्मूले में आपको 3 पैरामीटर इंटर करने हैं। पहली जो वैल्यू है उसको हम कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडीशन। कि हम कोई कंडीशन बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाई कि परसेंटेज की वैल्यू 50 से अगर कम है तो क्या हो, 50 से ज़्यादा हो तो क्या हो, ऐसा, है ना। दूसरे पे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट। कि ट्रू स्टेटमेंट क्या, कंडीशन अगर, जैसे हमने कहा अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तो मैं वोट दे पाऊंगा, तो एज की वैल्यू मान लो 25 है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो उसकी वैल्यू 15 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंटेक्स समझ में आया, इफ़ का सिंटेक्स, इनको सिंटेक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, किस तरह से लिखना है, ठीक है, फार्मूले को, इसको हम कहेंगे सिंटेक्स। ये सिंटेक्स आपको समझ में आया, हाँ या ना? अब मैं इस फार्मूले को बनाता हूँ, ठीक है, अब आप इसको समझ, बस यही आप एक बार सीख लेंगे ना तो आपको सब आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इक्वल टू लिख के इफ़ लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन का मतलब जहाँ पे मेरी परसेंटेज थी, है ना, उस वाली सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा इफ़ परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 50। मैंने क्या बनाया, अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 50 है तो ट्रू कंडीशन क्या हुई, फेल या पास, फेल। फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं बनाता कि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ट्रू वैल्यू क्या होती, पास। अभी मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि परसेंटेज की वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो कॉमा लगाओ और यहाँ पे लिखो। अब देखो जो मैं लिखने वाला हूँ वो एक टेक्स्ट है, तो जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अगर कोई नॉर्मल नंबर लिखते हैं तो उसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से हम मैसेज प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू 50 से कम है तो आप हो गए हैं फेल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेल और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इसका नहीं है का मतलब परसेंटेज की वैल्यू आपके 50 से ज़्यादा, मान लो 60 है तो 60 है तो ये वाली कंडीशन तो काम करेगी नहीं।
कंडीशन एक ही काम करेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला काम करेगा, अगर नहीं ट्रू हुई तो ये वाला काम करेगा, माने फाइनल रिजल्ट एक ही वैल्यू आनी है कोई, ठीक है। तो अब अगर ये वैल्यू जो ये फार्मूला है ये सेटिस्फाइड नहीं करता है तो क्या लिख के आए, तो लिख के आ जाएगा पास। माने आपकी वैल्यू अगर 50 से कम नहीं है तो जाहिर सी बात है आप पास हो गए, समझ गए ना। अब इसको हम लोग लगा के देखते हैं कि ये फार्मूला काम करता है कि नहीं। तो ये पे ध्यान रखिए, कॉमा के इधर वाला क्या है कंडीशन, कॉमा के इधर वाला ट्रू पार्ट है, कॉमा के उधर वाला फॉल्स पार्ट है। कॉमा से आप सेपरेट करते हैं इस फार्मूले को, और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अपनी एक्सेल में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आइए स्क्रीन पर लगा के देखा जाए। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कोई बोलने का कष्ट करे, इक्वल टू इफ, ठीक है, इफ हो गया फार्मूले का नाम। फिर अपना कंडीशन लगाएंगे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए कि H2 माने अतुल के परसेंटेज जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन को हमने नाम दिया H और यहाँ से 2 है ना। तो H2 अगर आपकी H2 की वैल्यू जो है वो लेस देन है 50, अगर H2 की वैल्यू लेस देन है 50 तो कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप लिख देंगे फेल, ठीक है, आप फेल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख देंगे पास, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। क्योंकि इनकी जो वैल्यू थी वो 60 थी तो यहाँ इनके आगे क्या लिख के आ गया पास, क्योंकि इनके वाले में हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो पास लिख के आ गया। और इस वाले में देखते हैं क्या होता है, जैसे इसको ड्रैग करे, तो जब हमने इसको ड्रैग किया तो आप देखो एक चीज़ देखो, S2 को S3 हो गया, क्यों, क्योंकि आपकी वो सेल बदल गई, ठीक है। अब इस वाले परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है कि 18.4 जो है वो 50 से छोटा है, हाँ ट्रू हो गई बात। तो जब ट्रू हो गई तो ट्रू वाला स्टेटमेंट रन हो गया और लिख के आ गया फेल, नहीं समझे, तो हमारी इस वैल्यू को क्या मिल गया फेल। तो अब अगर आप इसको पकड़ के होल्ड करके नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दोगे तो आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो आप ऐसे डबल क्लिक भी इस पर कर दोगे तो भी नीचे तक वो सिलेक्ट कर लेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो पीयूष के नंबर चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे पीयूष के नंबर जो 5 6 हो गया, पीयूष फेल, समझ गया ना बात को, हाँ या ना। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया, ये सारे फार्मूले आप एक जगह अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर ऑनलाइन है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी फ़ोटो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। तो इतना काम करके आपको लैब में हमें दिखाना है, जितना मैंने आपको बना के दिखाया इतना आप मुझे वापस बना के दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।